स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। ये मंडी निरीक्षक के लिए एक डेमो क्लास है भारतीय इतिहास और संस्कृति, जिसे लेने वाले हैं संजय सर, जिन्हें खुद इस फील्ड पे 3+ ईयर का एक्सपीरियंस है। साथ ही व्यापम द्वारा आयोजित पटवारी की परीक्षा, सहायक शिक्षक की जो लास्ट ईयर परीक्षा हुई थी, वो दोनों एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया हुआ है। और ये एक डेमो क्लास है। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है और आप हमारी मंडी निरीक्षक की क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका जो पूरा डिटेल है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसे वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा ना वक्त गवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार सीजीपीएससी संकल्प के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले ही हाल ही में मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक पद आए हुए हैं, जिसकी परीक्षा अगले महीने 29 अप्रैल के दिन होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि उसमें एक महत्वपूर्ण खंड है जिसे कहते हैं सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, जो कि 35 अंकों का है। ठीक, अब देखिए, ये 35 अंक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। एक है भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान। ठीक, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण खंड जो है वो क्या है? भारतीय इतिहास। देखिए, भारतीय इतिहास एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ही इजी पोर्शन है और इसमें नंबर खींचना या नंबर लेना आसान होता है। ठीक, इन 35 प्रश्नों में से 35 अंकों में से लगभग 7 या उससे ज़्यादा अंक इनके प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। तो इसका वेटेज बोलेंगे तो लगभग 7 नंबर या उससे ज़्यादा का होता है। ठीक, ये है भारतीय इतिहास। चलिए, तो अभी आने वाले कुछ दिनों हम भारतीय इतिहास पर संपूर्ण चर्चा करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा हो सके हम इसके सिलेबस को कवर कर लें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से यहीं से पूछे जाएं। ठीक, अब देखिए कुछ भी चीज़ को हम लोग को पढ़ने से पहले या पढ़ाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर हम उसके पाठ्यक्रम पर बात करते हैं सबसे पहले। ठीक, देखिएगा, जो मंडी निरीक्षक का जो पद निकला हुआ है, जो विज्ञापन आया हुआ है, ठीक, उसमें क्या पाठ्यक्रम का एक अलग से लिंक दिया हुआ है और उसके द्वारा आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं। ठीक, उसमें भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से 4 बातें लिखी हुई हैं। ठीक, क्या क्या लिखी हुई हैं? पहला लाइन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक, ऐसा ही लिखा हुआ है, भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक। कॉमा देकर दूसरा लाइन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऐतिहासिक घटनाएं, और उसके बाद लिखा हुआ है सीजी बोर्ड की कक्षा 10 स्तर तक का, ऐसा लिखा हुआ है। और अगला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, जो कि 1857 से लेकर 1947 तक का है ना। और लास्ट में लिखा हुआ है 1947 के बाद का घटनाक्रम। ठीक, इस प्रकार से ऐसे 4 भागों में करके दिया गया है। ठीक, अब क्या है, बहुत लोग इस चीज़ का डाउट है, बहुत लोग बोलते भी हैं कि इसमें मुख्य रूप से भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, उसका इतिहास है, या फिर आधुनिक भारत जिसको बोलते हैं, उसको पूछा हुआ है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर वो क्या लिख दिया है? भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक, और अगला लाइन लिखा है ऐतिहासिक घटनाएं, जो कि कक्षा 10 के स्तर तक का है। 10वीं नहीं बोला है, कक्षा 10 तक के स्तर का है, ऐसा बोला है वो। ठीक, तो देखिए, अच्छा ये बताइए, अगर ये ओनली स्वतंत्रता आंदोलन पूछता या आधुनिक भारत को पूछता तो यहाँ पर सिर्फ इसको ही लिखता, इन बातों को नहीं लिखता। भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटना, सब नहीं लिखता। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग को इसमें लगभग पूरे इतिहास को पूछा गया है लगभग। ठीक, लेकिन उसमें पूरे इतिहास में हम जो भारतीय इतिहास जो पढ़ते हैं हम लोग, उनमें से ज़्यादा फोकस या ज़्यादा जोर किस पे दिया गया है? भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक। ठीक, और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, इन पे ज़्यादा जोर देने के लिए कहा गया है। मतलब मैक्सिमम चांस है कि इस भारतीय इतिहास वाले जो पोर्शन है, इसमें से लगभग 7 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा आएंगे। ठीक, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे या तो स्वतंत्रता आंदोलन या फिर आधुनिक भारत से पूछेंगे, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे? भारतीय सभ्यता। अब भारतीय सभ्यता से पूछेंगे मतलब कहीं से भी पूछ सकते हैं। हो सकता है वो पाषाण काल से पूछे, हो सकता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे, ठीक, हो सकता है वो महाजनपद काल से पूछे, या हो सकता है वो किसी भी मगध साम्राज्य से पूछ दे या फिर किसी वंश से पूछ दे। ठीक, उनके सभ्यता के बारे में पूछ दे। ठीक, सभ्यता या संस्कृति के बारे में पूछ दे। जैसे कि आप सभी को पता है, दक्षिण भारत का जो राजवंश है, उनके समय में कला संस्कृति का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक, वहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। इस प्रकार से एक तरफ से देखेंगे तो ये पूरे इतिहास को, भारतीय इतिहास को अपने आप में समाहित कर लिया हुआ है। ठीक, तो आज हम लोग को इसी इतिहास को कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके, जितनी तेज़ी से हो सके और जितने बात हम लोग ग्रहण कर सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बातों को
हम यहाँ पर क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी हो सके तो एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर इसके सिलेबस को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय इतिहास का कक्षाएँ शुरू करते हैं। ठीक, एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जितने भी सिलेबस हैं, सिलेबस के एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िए, वो पूछा क्या है। देखिए, हम लोग के सामने कभी भी कोई भी चुनौती होती है, ठीक, उसको यदि आपको निपटना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चुनौती क्या है, आपके सामने चुनौती क्या है, और चुनौतियों का सामना आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको चुनौती के बारे में पूरी तरह से पता हो। यदि आपको सिलेबस के हर एक बात पता हो, मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जैसे CGPSC का मेंस का भी जो कोई तैयारी कर रहे होंगे या प्री का तैयारी कर रहे होंगे तो उसका भी सिलेबस आता है। एग्जांपल के लिए मेंस का जो CGPSC का मेंस का जो सिलेबस आता है उसमें भी आप एक एक चीज़ को गौर कीजिए, क्योंकि पूरे हर चीज़ का पढ़ना ठीक नहीं है, हर चीज़ को आप कवर एक साथ नहीं कर सकते। ठीक, तो जो बोला है उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पहला लाइन दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब है कि पाषाण संस्कृति, पाषाण काल में जितने भी संस्कृतियाँ थी उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछेगा। ठीक, इस प्रकार से कई सारे प्रश्न ये पूछ सकता है। ठीक, तो आज हम भारतीय इतिहास का जो प्रारंभिक चैप्टर होता है जो कि पाषाण काल, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, पाषाण काल पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को एक बार भारतीय इतिहास का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक उसका ढांचा है कि जैसे कालखंड के अनुसार किसके बाद कौन सा वंश आया या फिर कौन सा काल आया, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आप सभी जानते हैं कि अब कभी भी कोई भी काल होता है वो किसी एक सन से शुरू होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1900 में शुरू हुआ और 1947 में ख़त्म हुआ। ठीक, मतलब एक सन से शुरू होता है और दूसरे सन में ख़त्म होता है। ये क्या है, कालखंड है। इसी अनुसार कोई भी एक युग या एक काल या कोई अंश चलता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ये 1900 से 1947 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखिए 1900 जो होता है, 1900 के बाद 100 के बाद क्या लिखा होता है, 1900 ईस्वी। ठीक, आप कहीं कहीं पर ईसा पूर्व भी देखेंगे, ईस्वी भी देखेंगे, कहीं कहीं पर मतलब AD भी देखेंगे और BC भी देखेंगे। ठीक, तो बहुत लोग ये चीज़ पता होगा और जिसको नहीं पता होगा उसके बारे में उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो AD और BC का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि पश्चिमी जो इतिहास का लेख थे उन लोग निर्धारित किए थे। क्या है कि उन लोग क्या किए थे, ईसा के जन्म को शून्य मान लिए थे। ईसा के जन्म जो हुआ था उसको क्या मान लिए थे, शून्य। और उसके बाद का जो कालखंड था, जैसे ईसा के जन्म के 1 साल बाद, मतलब 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद, ऐसे करते करते अभी क्या चल रहा है, 2021। तो ईसा के जन्म को कितना वर्ष हो चुका है, लगभग 2021 वर्ष हो चुके हैं ईसा के जन्म को। ठीक, तो 1 2 3, ये देखिए नंबर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 0 से 1 2 3 बढ़ रहे हैं और अभी कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग, 2021 तक पहुँच चुके हैं। इसे ही कहते हैं ईस्वी, इसे ही क्या कहते हैं, ईस्वी। ठीक, या फिर AD बोलते हैं इसको। ठीक, AD यानी एना डोमिनो। ठीक, एनो डोमिनो AD भी इसको बोलते हैं। कहीं पर CE भी यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको। CE का मतलब होता है कॉमन ईरा। ठीक, जैसे अभी क्या चल रहा है, 2021 कॉमन ईरा। ठीक, ये होता है। अब देखिए, अब कॉमन सी बात, ईसा के जन्म के बाद का कालखंड है तो ईसा के जन्म से पहले भी कालखंड रहा होगा। ठीक, ईसा के जन्म से 1 वर्ष पूर्व, ईसा के जन्म से 2 वर्ष पूर्व, ईसा के जन्म से 3 वर्ष पूर्व, ऐसे करते करते ईसा के जन्म से 3000 वर्ष पूर्व ये भी रहा होगा, 4000 वर्ष पूर्व ये भी रहा होगा। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। इसे ही क्या कहते हैं, ईसा पूर्व या फिर BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक, इसको BCE भी कहीं कहीं कहते हैं, मतलब बिफोर कॉमन इरा। ठीक, तो यह ईसा के जन्म के बाद का काल, यह ईसा के जन्म से पहले का काल। ठीक, इसको BC बोलते हैं, इसको AD बोलते हैं। अब कहीं कहीं पर मैं अगर BC लिख दूं, कहीं कहीं पर AD लिख दूं तो कन्फ्यूज मत होइएगा। AD मतलब ईस्वी और BC मतलब ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ क्या है, आप देखिए यहाँ पर ईसा का जन्म हो गया, उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये देखिए यहाँ नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और समय भी क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है ना, और समय भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल समय बढ़ रहा है। अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। उसके बाद क्या आएगा, 2022 आएगा। देखिए समय बढ़ रहा है, संख्या भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब ईसा के जन्म के पहले की बात करें तो देखिए समय इधर बढ़ेगा ना, देखिए समय बढ़ रहा है 1 2 3 4, तो समय यहाँ बढ़ेगा, यहाँ भी समय बढ़ेगा। लेकिन संख्याएँ क्या हो रही हैं, घट रही हैं। देखिए 4000 से
3000 ईसा पूर्व। तो पहले क्या आया होगा? 4000 ईसा पूर्व आया होगा, उसके बाद क्या आया होगा? 3000 ईसा पूर्व आया होगा, फिर 2000 ईसा पूर्व आया होगा। ऐसे करते करते क्या होगा? संख्या क्या हो रही है? घट रही है, लेकिन समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, यदि किसी कालखंड की बात करें तो बीसी में बड़ा से छोटा तक जाएंगे हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग क्या मानते हैं हम लोग? 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, ऐसे लगभग मानते हैं। ठीक, सबका अलग अलग मान्यता है इतिहासकारों का। सामान्यतः क्या मानते हैं? 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता था। ठीक, अब देखिए, अगर कॉमन चीज़ लगाएंगे तो यहाँ 1500 से 3000 होना चाहिए ना, लेकिन चूंकि यहाँ बीसी यूज़ किया है, बीसी मतलब ईसा पूर्व यूज़ किया है, इसलिए 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, मतलब 3000 ईसा पूर्व से यहाँ पर कहीं 1500 होगा, तो 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और खत्म कहाँ हुआ? लगभग 1500 ईसा पूर्व में खत्म हुआ। ये था क्या? बीसी। ठीक, तो बीसी में कभी बोलूँ तो समझ जाइएगा बड़ा से छोटे की ओर जा रहे हैं संख्या में। ठीक, समय के साथ। और एडी में क्या होगा? समय के साथ छोटे से बड़े संख्या में जा रहे हैं। तो ये था एडी और ये था बीसी। ठीक, या ईस्वी या ईसा पूर्व। अब चलिए, इसी अनुसार हम भारतीय इतिहास को के कालखंडों को बांटते हैं। ठीक, तो मैं महत्वपूर्ण कालखंड के अनुसार उस समय क्या मुख्य रूप से कोई वंश था या कौन सा काल था उसको ही देखूंगा। ठीक, छोटे छोटे चीज़ों को हम मेंशन नहीं करेंगे। जैसे हम लोग उसके पास पहुंचेंगे, उस कालखंड में पहुंचेंगे, तब छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, उनके साथ में और क्या थे। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थे उन पर ही डिस्कशन करते हैं। जैसे 3000 ईसा पूर्व, बीसी की बात कर रहा हूँ ना, 3000 ईसा पूर्व से पहले, 3000 ईसा पूर्व से पहले क्या था भारतीय इतिहास में? पाषाण काल। ठीक, 3000 ईसा पूर्व से पहले क्या था? पाषाण काल। ठीक, फिर दूसरे नंबर पर आएगा 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। इस समय क्या चलेगी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, 3000 ईसा पूर्व से पहले क्या तक चल रहा था? यहाँ पर पाषाण काल चल रहा था। और 3000 से 1500 तक क्या चलेगी? सिंधु घाटी सभ्यता चलेगी। उसके बाद 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या चलेगी? वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता बोल सकते हो आप। ठीक, इसको भी दो भाग में बांटा गया है, इसे भी दो भाग में बांटा गया है। ठीक, इसे भी दो भाग में बांटा गया है। एक 1500 से 1000, 1500 बीसी से 1000 बीसी, इसको क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। ठीक, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक कहलाता है उत्तर वैदिक। क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक। ठीक, 1500 बीसी से 1000 तक क्या कहलाता? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक क्या कहलाता है? ऋग्वैदिक काल। ठीक, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक काल। ठीक, अब ये क्यों कहलाता है? जो हम वैदिक काल में पहुंचेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि उसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, कि उसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ठीक, इस सब पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक, आगे आते हैं। देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए? 600 ईसा पूर्व। अभी कंफ्यूज नहीं होना है ना कि ईसा पूर्व में लिख दिया हूँ तो कैसे संख्या कैसे घट रही हैं। ठीक, ईसा पूर्व लिखा हूँ इसलिए 3000 से 1500, 1500 से 600, क्योंकि मैं ईसा पूर्व लिखा हूँ। ठीक, अब 600 से आगे चलते हैं हम लोग, 600 से आगे चलते हैं। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 500, लगभग 545 ईसा पूर्व तक कौन सा काल आ जाता है? इसे कहते हैं महाजनपद काल। क्या कहते हैं? महाजनपद काल। ठीक, फिर 545 पहुंच गए। 545 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक लगभग ये चलेगा मगध साम्राज्य। ठीक, मगध महाजनपद में से एक महत्वपूर्ण साम्राज्य क्या था? मगध था। महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध, और वही क्या अपनी शक्ति बढ़ा के क्या बन जाएगा? मगध साम्राज्य बन जाएगा। ठीक, उसके बाद कहाँ तक पहुँच गए हम? 185 ईसा पूर्व तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक, 185 ईसा पूर्व तक पहुँच चुके हैं। अगला देखिए 185 ईसा पूर्व से, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ईसा का जन्म हुआ, कहाँ तक पहुँचे हम लोग? 185 बीसी तक पहुँचे हैं हम लोग। 185 ईसा का जन्म होगा और कहाँ तक जाएंगे? 240 ईस्वी तक।
ठीक, मतलब 185 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 240 तक। तो 185 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक क्या चलेगा, ब्राह्मण काल। ठीक, ब्राह्मण काल चलेगा। अब देखिए मगध साम्राज्य के पुरोहित थे ब्राह्मण, अब उनका शासनकाल आ जाएगा, उन लोग शासन करने लगेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण काल। ठीक, कब से कब तक चलेगा, 185 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक। ठीक, अब संख्या क्या होंगी, बढ़ना शुरू होंगी। अब जैसे अगला दिखेगा 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, कब से कब तक, 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, ये क्या चलेगा, गुप्त काल। ठीक, गुप्त काल चलेगा। ठीक, तो देखिए महाजनपद काल हो गया, जिसमें 16 महाजनपदों की बात करेंगे हम लोग। उसके मगध 545 से 185 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य चलेगा, जिसमें से मुख्य मुख्य राजवंशों की बात करेंगे हम लोग, जैसे हर्यक वंश, ठीक, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इनकी बात करेंगे। उसके बाद आएगा ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल में उनके जो पुरोहित हैं उनका साम्राज्य आ जाएगा, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन, वाकाटक, इनकी बात करेंगे। ठीक, उसके बाद आ जाएगा गुप्त काल आ जाएगा, गुप्तों का साम्राज्य आ जाएगा, जिसमें गुप्त काल के बारे में हर कोई जानता है। गुप्त काल की बात करेंगे हम लोग, जो कि कब से कब तक था, लगभग 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। उसके बाद कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, 550 ईस्वी तक पहुँच चुके हैं। ठीक, अगला है 550 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। ठीक, इसको बोलते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तों का अंत होने के बाद कौन सा काल आएगा, गुप्तोत्तर काल, गुप्त के बाद का काल, गुप्तोत्तर काल जिसको बोलते हैं। ठीक, गुप्तोत्तर काल में हम लोग, जैसे आप हर्षवर्धन का नाम सुने होंगे, हर्षवर्धन वंश या पुष्यभूति वंश जो बोलते हैं उनकी बात करेंगे, बंगाल के गौड़ वंश इनकी बात करेंगे। ठीक, इन सब तो जो छोटे छोटे राजवंश थे, छोटे छोटे नहीं मतलब बड़े बड़े राजवंशी थे, उनकी बात करेंगे, और उन सभी को कहा गया है गुप्तोत्तर काल, गुप्त के बाद के काल, इसी को क्या बोलते हैं, गुप्तोत्तर काल। इसकी बात करेंगे हम लोग, जो कि 550 से 850 तक चलेगा। ठीक, इसके बाद गुप्तोत्तर काल के बाद किसका अभ्युदय होगा, 850 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक राजपूत लोग आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं राजपूत काल। ठीक, राजपूतों का प्रभुत्व हो जाएगा लगभग पूरे भारत में। ठीक, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, राजपूत काल। पूरे भारत में नहीं, मतलब भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो जाएगा राजपूत काल। ठीक, 1206 के बाद मुस्लिम लोग का आक्रमण होना शुरू हो जाएगा, और मुस्लिमों का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा मुख्य क्षेत्रों में, दिल्ली में पूरा। कब से कब तक, 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक, अब चूंकि हम लोग दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कब्जा कर लेते हैं, है ना, इसलिए और दिल्ली से अपना सल्तनत, अपना राज्य को स्थापित चलाते हैं, संचालित करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक, क्या कहते हैं इसे, दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ठीक, अब 1526 ईस्वी से 1707 तक, 1526 में बाबर आ जाएंगे और मुगल वंश की स्थापना करेंगे। ठीक, और उसके बाद उनके पुत्र जो आते जाएंगे, फिर उनके पुत्र शासन करते हैं। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। एक महत्वपूर्ण शासक हैं उनके और शक्तिशाली शासक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मुगल काल। ठीक, अब देखिए औरंगजेब 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। फिर औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आएंगे मुगल लोग, उन लोग अपेक्षाकृत थोड़े कमजोर होंगे, और इस समय तक लगभग अंग्रेज भी आ चुके होंगे और छोटे छोटे अन्य राजवंश भी उदय होंगे। ठीक, तो इसके बाद जो परवर्ती मुगल काल जो रहेगा, उसके मतलब मुगलों के बाद का काल, वो थोड़ा सा कमजोर मुगल रहेंगे, इसलिए उसको मुगल काल में नहीं लेते हैं, मतलब मुगल काल से अलग ले लेते हैं थोड़ा सा उसको, मुगलोत्तर काल या फिर परवर्ती मुगल काल के आप कह सकते हैं इसको, जो कि 1707 से लेके 1857 तक चलेगा। ठीक, क्या कहेंगे इसको, मुगलोत्तर काल। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल, मुगल काल के बाद मुगलोत्तर काल आएगा। ठीक, अब देखिए मुगलोत्तर काल आएंगे, इसी समय अंग्रेज लोग भी आ चुके होंगे और छोटे छोटे राजवंश भी आ चुके होंगे। अब 1857 की क्रांति होगी, और 1857 की क्रांति में अंग्रेज लोग अपना पूरा शक्ति दिखाएंगे। ठीक, और उसके जरिए पूरे भारत पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, इसलिए 1857 के बाद का काल क्या कहलाता है, ब्रिटिश काल। क्या कहलाएगा, 1857 से 1947 तक, ये क्या कहलाएगा, ब्रिटिश काल। ठीक,
तो 1857 से 1947 तक क्या कहलाएगा, ब्रिटिश का। ठीक, यहाँ तक भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एकदम कालखंड कैसे याद होगा। देखिए मैं जैसे पढ़ाते जाऊँगा ना, आपको कालखंड लगभग ऑटोमेटिक पूरा याद होते जाएंगे और होते जाते हैं। इतिहास की 2-3 चीज़ याद रखिएगा आप। सबसे पहली बात तो यहाँ जितनी भी घटनाएं होंगी, जो भी घटनाएं होंगी वो लगभग एक दूसरे से संबंधित रहेंगी। मतलब एक घटना के बारे में आप यदि समझ गए तो उसी से रिलेटेड अगला घटना आ जाएगा। ठीक, तो आपको एक घटना के क्रम में आपको इसको क्या करेंगे, एक सेट अरेंज करते जाना है। आप जितने भी, आपको रटना नहीं है, हम रटने से काम नहीं बनेगा। इतिहास कभी रटने से आपको याद नहीं होगा, रटना नहीं है। यदि उसके पीछे का लॉजिक, किसी भी घटना के पीछे का लॉजिक क्यों हुआ था, जिसको जान गए तो इतिहास याद करना कोई बड़ी बात नहीं है आपको। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसी तरह से लाइन से चलते जाएंगे और एक के बाद एक वंशों को या कालों को हम जानेंगे। ठीक, इसके जरिए आपको काल का ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली वो समझते जाइएगा आप, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर रखिएगा वो आपको इन चीज़ें आराम से याद होते जाएंगे। ठीक, और बहुत ईजी पोर्सन है ये। ठीक, महत्वपूर्ण घटनाओं को मैं बताऊंगा कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, जिनमें से कम प्रश्न पूछते हैं या नहीं के बराबर पूछते हैं उनको कम फोकस करेंगे। तो ये हमारा इतिहास का एक रणनीति रहेगी। ठीक, जिसमें से व्यापम में ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं उन्हीं पे अभी ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, कुछ क्षेत्र हैं इतिहास के जिनमें से व्यापम ज़्यादा प्रश्न पूछता है। ठीक, जो महत्वपूर्ण होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हम लोग को पूरी इतिहास पे किताब नहीं लिखना है कि हम पूरे इतिहास को डीप में पढ़ें, या फिर क्योंकि उतना समय भी नहीं है। हम लोग को मुश्किल से 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर वो खत्म करना है। तो जितनी तेज़ी से हम चलेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक, और जितनी ज़्यादा बातें को हम ले लें उसके बीच में तो उतना और बेनिफिट होगा हमको। ठीक, और याद रखिएगा इतिहास के प्रश्न बहुत आसान आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो उसमें का उत्तर मिल जाता है आपको। ठीक, तो 7 से 8 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है यहाँ पर। आप किसी कोई ऐसा भी मत सोचिएगा कि कोई टेक्निकल वाला है या फिर जो इतिहास के बैकग्राउंड का नहीं हो कैसे याद करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ क्लास के साथ बने रहिए, क्लास में जो भी बताया जाए उसको अच्छे से सुनिए। ठीक, उसके बाद अपने बुक में जितने बातें बताई गई उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उतने में आपका इतिहास बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जितने प्रश्न पूछेंगे लगभग हर प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। ठीक, चलिए, तो ये हमारा कालखंड है। आगे आते हैं हम। तो शुरुआत में कहाँ से बताया था, 3000 ईसा पूर्व से पहले क्या था, पाषाण काल। ठीक, तो पाषाण काल से हम शुरू करते हैं। पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल से शुरू करते हैं। अब सुनिए, इतिहास जो है, इतिहास के बारे में सुनिए। इतिहास है क्या? अरे इतिहास तो पढ़ रहे हैं, आप सभी पढ़ रहे हैं इतिहास में, पढ़ा रहा हूँ इतिहास। अब इतिहास शुरू भी कर चुके हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं रहेगा इतिहास क्या है, तो क्या मतलब फिर पढ़ने का। ठीक, तो मैं बोला ना, कभी भी कोई चुनौती है आपके सामने तो पहले चुनौती को समझिए, उसके बाद उसका हल ढूंढिए। सीधे हल ढूंढने में नहीं कूद जाना है, पहले चुनौती को समझना है। हमारे सामने अभी क्या है, इतिहास। पहले हम लोग इतिहास को समझते हैं। इतिहास क्या है, आप सभी नॉर्मल किसी से पूछेंगे इतिहास क्या है तो सब बताएंगे पहले की घटनाओं को पढ़ना, वही क्या है इतिहास। हाँ, तो पहले आज से पहले मतलब भूतकाल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक, इतिहास संस्कृत शब्द है। ठीक, इति धनहा धनास, ठीक, इस प्रकार से बना है, जो निश्चित रूप से हुआ था उसी को क्या कहते हैं, इतिहास। ठीक, मतलब भूतकाल की घटनाओं का वर्णन ही क्या है, इतिहास है ना। देखो, इतिहास के काल को 3 भाग में बांटे हैं। एक चीज़ बता देता हूँ इतिहास के बारे में। इतिहास मुख्य रूप से जो यूनानी, ग्रीक ये इतिहासकार थे उन्हीं से शुरू हुआ है। 500 ईसा पूर्व के आसपास एक इतिहासकार थे जिसका नाम था हेरोडोटस। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इनकी किताब का नाम क्या था, हिस्टोरिका। ठीक, हिस्टोरिका। ठीक, इसी से शब्द निकला हिस्ट्री। हिस्ट्री इसी से निकला हुआ है, हिस्टोरिका से। ठीक, हिस्ट्री। हेरोडोटस, भारत में इसको हरिदत्त भी बोलते हैं ना, तो कभी एग्जाम में गलती है हेरोडोटस की जगह हरिदत्त दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। हेरोडोटस वही हैं, यूनानी इतिहासकार हैं। ठीक, और इन्हीं को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को। ठीक, हेरोडोटस इतिहास के पिता। इनकी किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिका। ठीक, हिस्टोरिका। इसी पे इतिहास पे आधारित बुक था एक। ठीक, एक किताब थी। तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं इतिहास और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री है ना। ठीक, तो इतिहास को 3 भाग में मुख्य रूप से बांटते हैं। ठीक, किसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर। एक चीज़ याद रखिएगा, इतिहास आप तभी जान पाएंगे अच्छे से, किसी चीज़ का भी इतिहास, जब आपके सामने कुछ साक्ष्य हों। हम लोग कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं जान पाते, पाषाण काल के बारे में नहीं जान पाते, यदि उस काल की वस्तुएं या सामग्री हमको नहीं मिलती।
उस काल के वस्तुएं मिले, सामग्री मिले, लिपि मिले, लेख मिले, तब हम उसके बारे में हम जान पाएँ। ठीक, इसी प्रकार से इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। एक क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, एक क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक है ऐतिहासिक काल। ये किसके आधार पर है, जो लिखित साक्ष्य या फिर कोई भी साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर। ठीक, साक्ष्यों के आधार पर। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, लेकिन इस काल के लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, मनुष्य जो है धीरे धीरे ग्रोथ किया है। पहले कहा जाता था कि मनुष्य बंदर थे। ठीक, बंदर से धीरे धीरे क्या बने, इंसान बने। ठीक, तो शुरुआत में वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अब पढ़ना लिखना नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे, कुछ लिख पाएंगे क्या? ठीक, तो नहीं लिख पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए इस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, जैसे कि पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल क्या है, पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल ही क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अब पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जैसे कि पत्थर के औजार मिले हैं, ठीक, उनके कुछ बर्तन मिले हैं, या फिर कोई भी वस्तु के रूप में जो भी मिला है वो सब क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक, लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाया है। ठीक, हाँ, चित्र सब मिले हैं, शैल चित्र जो होते हैं वो सब मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं, मतलब पढ़ा जा सकने वाला कोई भी चीज़ नहीं मिला है इस काल से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, जैसे पाषाण काल के बाद एक काल आया था जिसमें तांबे की खोज हो चुकी थी। ठीक, ताम्र पाषाण काल। यह भी सबसे बड़ा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी लेख थे या फिर उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब एकदम अलग ही थी वो, जिसको आज तक कोई भी इतिहासकार, कोई भी वैज्ञानिक को डिकोड नहीं कर पाया, मतलब समझ नहीं पाया है उसको, आज तक कोई भी इसको अभी पढ़ नहीं पाया है। इसीलिए इसको किस श्रेणी में रखते हैं, किस कालखंड में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि इसके साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं। दोनों मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, फिर आते हैं ऐतिहासिक काल में। अब नाम ही से लग रहा है, इसमें लिखित भी मिलेगा, पुरातात्विक भी मिलेगा, और लिखित को पढ़ भी लेंगे। ठीक, वैदिक काल के बाद, वैदिक काल जान रहे हो ना, संस्कृत में लिखा हुआ था। वैदिक काल के बाद जितने भी काल आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, ऐतिहासिक काल में। ठीक, ऐतिहासिक काल में आएंगे। ऐतिहासिक काल में आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा, लिखित साक्ष्य मिलेगा, और लिखित साक्ष्य को पढ़ भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि वैदिक काल जैसे शुरू होगा वैसे संस्कृत में लिखना, संस्कृत में कुछ भी लेख मिलेगा उस समय के तो उसको पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल में रखते हैं। वैदिक काल के बाद पूरे इतिहास को क्या रखते हैं, ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक, ये तो साक्ष्य के आधार पर इतिहास का विभाजन। ठीक, अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल जिसको मैं बता रहा था, या फिर पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल या फिर पाषाण काल की बात करते हैं हम। तो देखिए पाषाण काल, नाम से लग रहा है, पाषाण मतलब पत्थर का प्रयोग किए थे हम लोग। पाषाण काल में किसका प्रयोग किया गया था, पत्थरों का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पाषाण काल। ठीक, अब क्या सिर्फ पत्थर के प्रयोग किए थे, और भी तो बहुत चीज़ के प्रयोग किए होंगे, किए ही थे हम लोग बहुत चीज़ के प्रयोग, जैसे लकड़ी के भी प्रयोग किए रहे होंगे। ठीक, लेकिन क्या है, इतिहास का एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जब तक हमको उसके बारे में जो मुख्य स्रोत है वो पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे। और इस काल के जानने का मुख्य स्रोत क्या है, पत्थर के बने औजार ही हैं, मुख्य रूप से पत्थर के जो बने औजार हैं, और पत्थर बहुत सारे कार्य पत्थरों से ही करते थे हम लोग। ठीक, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया है। ठीक, पाषाण काल। अब देखिए पाषाण काल का है, अब आप सभी को पता है था कि इंसान शुरू में क्या था, खाना बदोश था, शिकारी था। सबसे पहले क्या था, शिकारी था, घूम घूम के शिकार करता था, खाना बदोश जिसको बोलते हैं, घूम घूम के शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था, फल फूल भी खाता था। ठीक, शिकारी था, फिर धीरे से क्या करने लगा, वो पशुपालन करने लगा। कॉमन सी बात है ना, शिकारी है, हमेशा मांस तो मिलेगा नहीं उसको। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ दिन में पालने लगा, उन लोग को पशुपालन करने लगा, मांस भी उसको आराम से मिलने लगा। अब फल फूल भी खाता था,
ठीक। तो एक आदमी कुछ खाया होगा, उसका बीज को कहीं भी फेंका होगा, देखा होगा, वहाँ से पौधा निकल गया, ठीक। उससे क्या सीखा वो कि मतलब बीज से पौधा उगाया जा सकता है। मतलब क्या सीख गया वो? कृषि सीख गया। कृषि सीख गया। कृषि के बाद कॉमन सी बात है, उसको पशुपालन करना है, कृषि करना है, मतलब किसी एक जगह में रहना पड़ेगा। मतलब क्या शुरू हो गया उसका? खाना बदों से क्या बन गया वो? स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया, स्थायी निवासी बन गया खाना बदों। उसके बाद स्थायी जीवन जीना लगा वो, ठीक। अब कॉमन सी बात है, कृषि कर रहा है तो साल भर तो कृषि करेगा नहीं। मान लीजिए 6 महीना 4 महीने कृषि किया, बाकी समय में क्या करेगा? तो कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कुछ बना लेता हूँ, कुछ नया डिजाइन बना लेता हूँ, बर्तन बना लेता हूँ, ठीक। तो ऐसे करते करते किसका विकास हुआ? कला और संस्कृति का विकास हुआ। कला संस्कृति का विकास हुआ। इस प्रकार से शिकारी से कहाँ बन गया वो? स्थायी जीवन जीने वाला एक व्यक्ति बन गया और कला और संस्कृति का विकास करने लगा, ठीक। ये था मानव का विकास क्रम, है ना। तो शुरुआत में क्या बताया? इंसान क्या था? शिकारी था, ठीक। शिकारी था, खाना बदों जीवन जीता था। तो पाषाण काल में जब शिकार वो करता था तो उस समय औजार तो थे नहीं, उस समय लोहा नहीं था, कोई भी धातु नहीं था, उसका प्रयोग नहीं प्रयोग नहीं जानता था इंसान उसका, ठीक। इसलिए वो क्या करता था? जो भी सामने में दिखा उसी से शिकार करने की कोशिश करता था। अब सामने में क्या दिखेगा उसको? पत्थर, जिससे जानवरों को आसानी से मारा जा सकता है। तो पत्थरों का प्रयोग करने लगा, अलग अलग प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करने लगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पाषाण काल, ठीक। पाषाण काल कहने लगा। अब देखिए, मानव की प्रवृत्ति होती है कि हर चीज़ को वो अपग्रेड या उन्नत करने की कोशिश करता है। उसको पाषाण मिला, पत्थर मिला, तो पत्थर को भी अलग अलग प्रकार से, शुरू में तो नॉर्मल पत्थर यूज़ कर रहा था, फिर उसको थोड़ा सा अच्छा पत्थर मिला होगा तो उसको यूज़ करने लगा, फिर उससे भी अच्छा पत्थर मिला होगा, या फिर उसको नहीं मिला होगा तो उसको बना लिया होगा अच्छा पत्थर। इस प्रकार से पत्थरों को भी क्या करने लगा? उसको अपग्रेड करने लगा। अब उसी के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, ठीक। दूसरा है काल, ठीक। और तीसरा है नवपाषाण काल, ठीक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक। पूरा पाषाण काल इसमें पत्थर जैसे थे ना उसी रूप में प्रयोग करने की कोशिश कर रहा था वो, ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर रहा था। जैसे पत्थर मिला, और मुख्य रूप से जैसे क्वार्टजाइट पत्थर सुने ही हो गया, क्वार्टजाइट पत्थर बोलते हैं, नदी किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थर जो पड़े रहते हैं उसको ही बोलते हैं, ठीक। तो क्या है कि वो जिस रूप में भी मिलता है, जैसे क्या होता है ना कि जैसे नदी का पानी उसके ऊपर से जाता है तो ऊपर उसका ऊपरी भाग थोड़ा सा छिल जाता है, मतलब थोड़ा नुकीला टाइप से हो जाता है, ठीक। तो उसका उपयोग वो कर रहा था वो, ठीक। उसका उपयोग कर रहा था वो, ठीक। अच्छा, पूरा पाषाण काल को भी पहले 3 भाग में बांट लेते, रुको। निम्न पूरा पाषाण, एक मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, ठीक। तो देखिए, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। इसमें जो पत्थर थे वो सामान्य पत्थर जो बताया ना, क्वार्टजाइट पत्थर के जो सामान्य पत्थर जो जिसको ऊपरी सिरा छिल जाता है, ठीक, उस प्रकार के पत्थरों को प्रयोग करने लगा वो, जिसको पेबुल बोला जाता है, पेबुल पत्थर, ठीक। इसीलिए इस पेबुल पत्थर बोलते थे। इसीलिए पूरा पाषाण काल को पेबुल संस्कृति भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? पेबुल संस्कृति, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? पेबुल संस्कृति ही बोलते हैं। देखिए, जो भारत के पाकिस्तान जो क्षेत्र है, मतलब ये क्या है हमारा, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं भारत का, समझने के लिए है बस, ठीक। ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना। तो पहले भारत पाकिस्तान एक था, पता है ना, 1947 से पहले। तो वहीं पे एक नदी है, सोहन नदी, और नदी और उसके आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं घाटी, ठीक। नदी के आसपास के क्षेत्र कहलाते हैं घाटी, जहाँ पर मानव सभ्यता या मानव निवास करता है, ठीक। जैसे कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति बसती है तो मुख्य समानता वो किसी नदी किनारे ही बसती है, मतलब नदी के किसी घाटी में ही बसती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नदी का घाटी। तो यहाँ सोहन नदी था। सोहन नदी से इस एरिया में क्या था? सोहन घाटी, ठीक, सोहन घाटी नाम पड़ा। और इसी पाकिस्तान के सोहन घाटी क्षेत्र में ही इस प्रकार के निम्न पूरा पाषाण काल के औजार या पत्थर भी प्राप्त हुए हैं, ठीक। कहाँ? सोहन घाटी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही है भीमबेटका, आप सभी नाम सुने होंगे या गए भी होंगे कुछ लोग, भीमबेटका नाम सुने ही होंगे। भीमबेटका, यहाँ इस काल के बहुत सारे शैल चित्र मिले थे, शैल चित्र भीमबेटका से, ठीक।
सोहन घाटी पूरा निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित जो पत्थर थे वो मिले, ठीक, सोहन घाटी से। भीमबेटका से बहुत इस काल के बहुत सारे चित्र मिले, ठीक। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है पल्लवरम। पल्लवरम नाम का जगह है। इसी पल्लवरम नाम लिख देता हूँ, तमिलनाडु में ना, क्या नाम है, पल्लवरम। यहीं पर हाथ का कुल्हाड़ी मतलब पत्थर का बना हुआ, लोहे का नहीं, पत्थर का बना हुआ हाथ का कुल्हाड़ी, जो इस टाइप से कुल्हाड़ी टाइप का शेप रहा होगा, पत्थर से इसे पकड़ने के लिए रहा होगा, हैंड एक्स जो बोलते हैं इंग्लिश में, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, ये मिला पल्लवरम। कहाँ? तमिलनाडु में। तो ये सब इसी काल के चीज़ें थे, किसके? निम्न पूरा पाषाण काल की चीज़ें थे, निम्न पूरा पाषाण काल के, पूरा पाषाण का जो निम्न भाग था वहाँ से शुरू हुआ था, ठीक। फिर आगे आते हैं और कहाँ आते हैं हम? मध्य पूरा पाषाण में। अब पत्थर को थोड़ा सा क्या करने लगेगा इंसान, थोड़ा सा अपग्रेड करेगा, थोड़ा सा उन्नत किस्म का पत्थर प्रयोग करेगा। तो पत्थरों को क्या करेगा वो, फलक के जैसे बना देगा एक साइड को, फलक, ताकि उसको प्रयोग करने में आसानी हो, आसानी से प्रयोग किया जा सके, ठीक। तो फलक के रूप में बना देगा, फलक, इस तरह से फलक होता है ना, तो इसीलिए इसका मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति, ठीक, फलक संस्कृति भी बोलते हैं इस काल को, क्योंकि इस काल में जो पत्थर औजार हुए प्रयोग हो रहे थे उसमें मुख्य रूप से फलकों का अधिकता थी, पत्थरों में फलक बहुत मिलते थे, इसलिए इसको फलक संस्कृति भी बोलते हैं, ठीक। इलाहाबाद में है बेलन घाटी, बेलन नदी के आसपास के क्षेत्र, यूपी के इलाहाबाद में बेलन घाटी, वहाँ इस प्रकार के मिले हैं, इस प्रकार के औजार मिले हैं, पता मतलब कि फलक टाइप के पत्थरों के औजार मिले हैं। झारखंड में है सिंहभूम, झारखंड में, हाँ, इन क्षेत्रों में भी मिले हैं, ठीक, फलक के समान आकृति के पत्थर, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं फलक संस्कृति। फिर आते हैं उच्च पूरा पाषाण में। उच्च पूरा पाषाण में लोग पत्थर को और अपग्रेड करेंगे और ब्लेड के समान बना देंगे, मतलब उसका दोनों साइड नुकीला वाला भाग होगा, दो साइड, इस प्रकार का पत्थर प्रयोग कर रहे थे हम लोग, इसीलिए इसको कहीं कहीं पर ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? कहीं कहीं इसको ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक। सोन नदी और उसके आसपास का क्षेत्र, तो क्या बोलेंगे इसको? सोन घाटी, ठीक। सोन घाटी से ही क्या मिला? बेलन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, मतलब जो कि कब के हैं? उच्च पूरा पाषाण, ठीक। तो पूरा पाषाण काल को भी तीन भागे बांटे हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण में जो नॉर्मल पत्थर थे, नॉर्मल पत्थर जो सामान्य पत्थर थे उस प्रकार के पत्थर प्रयोग करने लगे। मध्य पूरा पाषाण में फलक टाइप के पत्थर प्रयोग करने लगे। उच्च पूरा पाषाण में ब्लेड टाइप के पत्थर प्रयोग करने लगे, जो ब्लेड होता है मतलब दो सिरा उसका नुकीला रहे, मतलब फलक जो रहेंगे वो तीखी मतलब पैनी टाइप से रहेंगे, ब्लेड के समान रहेंगे, तो इसलिए ब्लेड संस्कृति बोलते हैं, ठीक। तो इनकी जगह का नाम बता दिया था, जगह भी कभी कभी पूछ देता है, से एक एग्जाम में पूछा था कि भीमबेटका कहाँ स्थित है, पूछ सकता है। भीमबेटका कहाँ है? बहुत फेमस जगह है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। चलिए आगे आते हैं हम। तो ये था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद आगे चलें तो आता है मध्य पाषाण काल। तो यदि मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पूरा पाषाण काल में भारत में जो इतना भारत का क्षेत्र है, भारत का पूरा क्षेत्र था, वहाँ कहीं भी इस काल के मानव के अवशेष नहीं मिले हैं। मानवीय अवशेष मतलब जैसे मानव की हड्डियाँ, ठीक, मुख्य रूप से मानव का अवशेष वही होगा ना, तो मानव की हड्डियाँ, तो इसे मानव के कोई अवशेष यहाँ इस काल में नहीं मिल पाए हैं, ठीक। सामान्यतः इस काल के पत्थर ही मिले हैं, पत्थर के औजार ही मिले हैं इस काल से संबंधित। तो मध्य पाषाण काल में क्या होगा? सबसे पहले भारत के नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी सब जानते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, हाँ, तो उसी के आसपास का एरिया जो ठीक, यहाँ पर नर्मदा नदी गया हुआ है, तो इसके आसपास का एरिया क्या बोलेंगे इसको? नर्मदा घाटी, ठीक, मध्य प्रदेश में। हाँ, यहीं पर सर्वप्रथम क्या मिला था? भारत में मानव का पहला साक्ष्य मिला था कि मतलब यहाँ पर भी मानव बसते थे, इस टाइप से बसते पहले भी थे, मतलब मानव के अवशेष लेकिन उस काल के नहीं मिल पाए थे। तो मानवीय अवशेष सबसे पहले किस काल के कब मिले? मध्य पाषाण काल में, ठीक, नर्मदा घाटी के आसपास मिला, ठीक, पहला मानवीय साक्ष्य। इसके अलावा
इस काल जितने भी पत्थर यूज करते थे, ठीक, वो छोटे आकार माइक्रो साइज के पत्थर थे, माइक्रो साइज के छोटे छोटे पत्थर यूज करते थे हम लोग, ठीक। इस कारण इसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक। माइक्रो मतलब छोटा, लिथिक मतलब पत्थर, छोटे साइज के पत्थर, ठीक। पूरा पाषाण को पेलियोलिथिक भी बोलते हैं ना, यहाँ पर पेलियोलिथिक, किसको, पूरा पाषाण काल को। पेलियो मतलब पूरा, लिथिक मतलब पत्थर, पूरा पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल क्या और क्या कहलाता है, माइक्रोलिथिक। एग्जाम में कभी पूछ दिया कि माइक्रोलिथिक काल का संबंध किस काल से है, तो किससे होगा, मध्य पाषाण काल से, ठीक। तो चलते हैं आगे। तो मध्य पाषाण काल में मानव को पहला अवशेष मिलना शुरू हो जाएगा भारत में, जो कि कहाँ मिलेगा, नर्मदा घाटी के आसपास मिलेगा, ठीक। इस काल में वो छोटे आकार के पत्थर प्रयोग कर देते हैं, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक यूज करते हैं, माइक्रोलिथिक काल भी बोलते हैं इसको। यूपी में एक जिला है प्रतापगढ़, ठीक। यहीं पर 2-3 जगह हैं, जैसे सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा, ठीक। यूपी के प्रतापगढ़ में 3 स्थल हैं, ठीक। कौन कौन सा, सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा। यह इन तीनों क्षेत्रों से मानव के कंकाल मिले हैं, ठीक। और दमदमा और सराय नाहर राय में तो युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युग्म समाधान मतलब 2 या उससे ज़्यादा इंसानों को साथ में दफना दिए थे, मतलब समाधान किए थे, उनको दफनाए थे साथ में, मतलब उनकी हड्डियां जो थी साथ में मिले थे। इस प्रकार से सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा, ठीक। और इसी काल से मैं बताया था ना शुरू में, इंसान क्या था, शिकारी था, आखेटक था, घूम घूम के शिकार करता था, आखेट करता था, ठीक। लेकिन मध्य पाषाण काल से ही इंसान क्या करना शुरू कर देगा, पशुपालन। इसी काल से पशुपालन करना शुरू कर देगा, ठीक। अब पशुपालन के रूप में पहला पशु कौन सा रहेगा, उसका मानना जाता है कि पहला पशु कौन था, कुत्ता। जानते हैं कुत्ता को पालतू बनाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक पालतू बन जाता है वो, ठीक। तो पशुपालन का प्रारंभ होगा, जो कि पहला पशु किसको बोलते हैं, कुत्ता को, ठीक। पालतू पशु पहला कौन सा था, कुत्ता था। यह था मध्य पाषाण काल का। फिर आएगा नव पाषाण काल, ठीक। नव पाषाण काल, अब इसको पत्थर को थोड़ा सा और अपग्रेड किया जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा और उन्नत किया जाएगा नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में जो पत्थर रहेंगे उसको सामान्य पत्थर नहीं, उसको पॉलिश कर देगा, पॉलिश्ड पत्थर के रूप में प्रयोग करने लगेगा। अब कॉमन सी बात है, आपके पास भी कोई औजार रहेगा, कोई भी सामान रहता है, तो धीरे धीरे उसको और नए कुछ ट्राई नहीं करते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको मोबाइल है, मोबाइल को कुछ दिन शुरू में तब नॉर्मल मोबाइल यूज पकड़ते हो, फिर धीरे धीरे उसमें पीछे में स्टिकर लगाना शुरू कर देते हो, उसके साथ सजावट शुरू कर देते हो। यहाँ पर भी ऐसे करने लगे हम लोग, जो सामान पत्थर थे उनको पॉलिश करने लगे, उनको अलग अलग प्रकार के नए प्रकार के डिजाइन बनाने लगे पत्थरों से, ठीक। तो ये पॉलिश पत्थर इसका प्रयोग करने लगेंगे नव पाषाण काल में, ठीक। शुरू में इंसान आखेटक था, मतलब शिकारी था, पशुपालन करना मध्य पाषाण काल से शुरू कर दिया। नव पाषाण काल में पशुपालन के बाद क्या करना शुरू कर देगा, कृषि कार्य करना शुरू कर देगा, कृषि कार्य, ठीक। कृषि प्रारंभ कर देगा, है ना। और सब जानते होंगे लगभग कि कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था, मेहरगढ़ में लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास, लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं की कृषि का साक्ष्य मिला था। किसका, गेहूं का। कहाँ, मेहरगढ़ में। तो भारत में सबसे पहले किसका खेती मुख्य रूप से, मतलब किसके खेती के लिए जाना जाता है, मेहरगढ़, गेहूं की खेती के लिए, ठीक। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि पहला अनाज जो इंसान प्रयोग किया था वो जौ था। एग्जाम में कभी पूछा तो इसको याद रखिएगा, पहला अनाज जो इंसान प्रयोग किया था वो क्या था, जौ था, ठीक। और भारत में किससे खेती किया गया था, स्टार्टिंग में माना जाता है गेहूं का। लेकिन हालांकि इसका जौ का प्रयोग भारत में भी होता था, लेकिन इससे भारत में होने से पहले क्या बोलते हैं, जैसे इराक ईरान वाले क्षेत्र हैं, मतलब इस पूर्वी एशिया का क्षेत्र है, पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जौ का प्रयोग करना प्रारंभ हो चुका था। मतलब जौ को पहला अनाज माना जाता है जिसको इंसान प्रयोग करता था, ठीक। तो मेहरगढ़ को कृषि का प्रथम साक्ष्य मानते हैं। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। लेकिन अभी कुछ समय पहले खोज हुआ जिसमें यूपी के लहुरा देव में, कहाँ, यूपी के लहुरा देव में 9000 ईसा पूर्व, मतलब इससे भी पहले, कब, 9000 ईसा पूर्व 9000 लहुरा देव में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो यदि एग्जाम में मेहरगढ़ दिया है तो आप मेहरगढ़ मान लीजिएगा,
लेकिन यदि लहुरा देव दिया है तो समझ जाएगा कि वो किसको पूछ रहा है, जो नवीनतम साक्ष्य मिला है कहाँ, लहुरा देव, 9000 ईसा पूर्व में जो लहुरा देव में मिला है पहला साक्ष्य, उसको पूछ रहा है। तो एग्जाम में अगर लहुरा देव दिया है, कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप किसको कीजिएगा, लहुरा देव को मारिएगा। ठीक, और अगर मेहरगढ़ दिया है तो मेहरगढ़ को कीजिएगा। ठीक, कृषि का पहला साक्ष्य। अब देखिए कृषि का बोल रहा हूँ ना, अब कृषि में कुछ भी उगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर गेहूँ उगाए थे। ठीक, अब मान लीजिए पूछ देगा चावल का पहला साक्ष्य। देखिए यहाँ पर भ्रमित कर सकता है, आपसे कृषि पूछेगा तो अलग आंसर होगा, लेकिन यदि चावल पूछा, ठीक, यदि चावल पूछा तो इलाहाबाद में बिलन घाटी है ना, बिलन घाटी, वहीं पे एक जगह है कोल्डी हवा। क्या है इलाहाबाद में, मतलब यूपी में कोल्डी हवा नाम का जगह है। हाँ, तो वहीं पर चावल का पहला साक्ष्य मिला गया। भारत में एग्जाम में पूछेगा भारत में चावल का पहला साक्ष्य कहाँ मिला, कोल्डी हवा में। लेकिन पूछेगा कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला, तो यदि लहुरा देव दिया रहेगा तो पहले नंबर पे क्या मारिएगा, लहुरा देव। अब इसको नहीं दिएगा तो किसको मारिएगा, मेहरगढ़ को। ठीक, तो पहला प्रेफरेंस लहुरा देव को दीजिएगा ना कृषि के साक्ष्यों में, कृषि के। लेकिन चावल में कौन आ जाएगा, कोल्डी हवा। ठीक, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ठीक, बुर्ज होम में कुत्ता के साथ एक इंसान को दफनाया गया है। कुत्ता और इंसान के सावधानी के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कुत्ता और इंसान का शवों को एक साथ दफनाया गया बुर्ज होम में। इसी काल के हैं वो। ठीक, और इसके अलावा स्थायी जीवन शुरू कर देगा इंसान। ठीक, स्थायी जीवन शुरू कर देगा मतलब कुछ बहुत सारे आविष्कार करना शुरू करेगा। अग्नि पर प्रयोग, देखो अग्नि के बारे में तो शुरू से जानता था वो, पूरा पाषाण काल से जानता था, लेकिन उसको प्रयोग को नहीं जानता था, प्रयोग की जानकारी उसको नहीं थी। लेकिन मतलब नव पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग करना भी सीख जाएगा वो। पहिया जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बारे में जिससे बहुत चीज़ का आविष्कार हुआ है वर्तमान में भी। पहिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान लोग के, इंसानी सभ्यता का। ठीक, तो इंसान लोग में पहिया का बहुत महत्व है, आप भी जानते हो। तो हाँ, बहुत पहिए का खोज इसी काल में हुई थी, पहिए की खोज। ठीक, इसके अलावा कृषि, पशुपालन, मतलब स्थायी जीवन प्रारंभ हो चुका था इस काल में। इस प्रकार से पाषाण काल मतलब नव पाषाण काल का अंत हुआ, मतलब नव पाषाण काल आया। ठीक, फिर क्या हुआ, नव पाषाण काल, जैसे नव पाषाण काल का अंत मतलब जैसे खत्म होने वाला था नव पाषाण काल, मतलब पाषाण लोग से आदमी उब गया था, अब कुछ नया ट्राई करना चाह रहा था। हाँ, तो क्या हुआ, मानव धीरे धीरे क्या करने लगा, धातु का प्रयोग करना सीखने लगा। ठीक, मानव का। ठीक, तो नव पाषाण काल के एकदम अंत में लगभग 4000-5000 ईसा पूर्व के आसपास, देखिए ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का भी कालखंड है। मतलब 1 लाख से ईसा पूर्व से पहले 50,000 ईसा पूर्व तक स्टेप से, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ उन चीज़ों को। और हर बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि इतिहास काल उसको अलग अलग तरीके से बांटे हैं। ठीक, किसी का सेम विभाजन नहीं है वो, इसलिए उसको इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास, 5000 ईसा पूर्व के आसपास जब नव पाषाण काल लगभग क्या हो गया था, खत्म हो चुका था। कब, 5000 ईसा पूर्व के आसपास। तो मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु क्या था, तांबा। ठीक, नव पाषाण काल के लगभग अंत में खत्म होने वाला था उस समय। पहला धातु कौन सा था, तांबा। लेकिन पत्थरों का प्रयोग पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था इस समय, और तांबे का प्रयोग शुरू हो चुका था। इसलिए दोनों का मिश्रण, मतलब क्या बोलेंगे उसको, ताम्र पाषाण काल। मतलब तांबा प्लस पत्थर से संबंधित था ये, क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल। ठीक, चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं इसको। ठीक, ताम्र पाषाण काल। ठीक, ताम्र पाषाण काल, तो या फिर लिख देता हूँ चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं, चाल्कोलिथिक काल भी बोलते हैं इसको, ताम्र पाषाण काल, क्योंकि इसमें तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होने लगा। ठीक, तो इस काल में क्या हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति विकसित हुई, जो कि किससे संबंधित थी, तांबा और पत्थरों से। जैसे कि राजस्थान में बनास संस्कृति, और एक थी आहार संस्कृति। बनास संस्कृति और आहार संस्कृति। अब देखिए ये बनास नदी के आसपास का क्षेत्र है ना, और आहार संस्कृति, ये दोनों बनास संस्कृति, आहार संस्कृति किससे संबंधित, कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। ठीक, मध्य प्रदेश में भी
एक मिली थी कायथा संस्कृति, ठीक, और एक मिली थी मालवा संस्कृति। मालवा का पठार है ना वहाँ। कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जो कि किस काल से संबंधित हैं? पाषाण काल से। अच्छा, यहाँ पर जो इन क्षेत्रों में जो औजार या पत्थर मतलब वस्तुएं जो मिले वो तांबा और पत्थर दोनों के प्रयोग से बनाए गए, मतलब दोनों का प्रयोग किया गया था। मतलब धातु में तांबा का प्रयोग किया गया था और कुछ औजार पत्थरों के भी थे वहाँ पर, इसलिए इन क्षेत्रों में तांबे का भी प्रयोग, तांबे भी मिले हैं और पत्थर भी मिले हैं, इसलिए ताम्र पाषाण काल से संबंधित इसको माना जाता है। ठीक, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में। ठीक, महाराष्ट्र में के दैमाबाद के पास, महाराष्ट्र के दैमाबाद के पास है एक जोरवे संस्कृति। ठीक, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के दैमाबाद के पास है जोरवे संस्कृति। ठीक, तो ये थे प्रमुख संस्कृतियाँ, है ना, अलग अलग संस्कृति, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। एग्जाम में पूछ सकता है कि जोरवे संस्कृति वर्तमान में किस राज्य में है। ठीक, कायथा संस्कृति किस राज्य में है, इस टाइप से पूछ सकता है ना। तो ये थी ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियाँ। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर ताम्र पाषाण काल जब पूरा खत्म हो गया तो दक्षिण भारत में क्या करते थे कि जो शव होते थे, शव को दफनाते थे, उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं, स्मृति चिन्ह बनाते हैं ना, जैसे मठ बोलते हैं या फिर, तो उसमें क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे हम लोग। मतलब वो बहुत, मतलब ताम्र पाषाण काल के बाद का काल है, वो बहुत बाद में, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास बड़े बड़े पत्थर प्रयोग करते थे हम लोग। कहाँ पर? शवों के ऊपर में रखने के लिए। ठीक, इसको महापाषाण बोलते हैं, महापाषाण, इसलिए इस काल को महापाषाण काल भी बोलते हैं। लेकिन इसका संबंध किससे है? ये सावधान वाले पत्थरों से है। ठीक, औजारों से नहीं है। ठीक, और कहाँ पर था ये? दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। इस प्रकार से इस काल को महापाषाण काल बोलते हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। और इन जो शव को दफनाते थे उनमें बहुत सारे औजार या फिर उनके आभूषण या फिर अलग अलग उनकी चीज़ों को साथ में दफनाते थे और ऊपर में बड़ा सा पत्थर रख देते थे या फिर छोटे छोटे पत्थरों का पहाड़ बना देते थे। इसे बोलते हैं महापाषाण काल। ठीक, तो ये था पाषाण काल से संबंध में कुछ बातें या कुछ तथ्य जिस पे हम डिस्कस किए हैं। तो पाषाण काल लगभग खत्म हो गया है हमारा। ठीक, और बहुत सारी जानकारी आपको चाहिए तो आप कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको क्या पूछना है। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, निसंकोच, बिना सोचे समझे आप डाउट पूछ लीजिए। और ये पाषाण काल हमारा लगभग खत्म हो गया है। अगली बार हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी।